Hello everyone, welcome to e-portal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So through this video series, we are studying our first subject from the civil engineering, that is the soil mechanics. In the previous lecture, we studied about some basic properties of the soil, and on the basis of these properties, today in this lecture, we will derive some relations or derive the interrelations between this property. Okay, so the name of the topic is interrelations between physical properties. ओके, इंटररिलेशंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या क्या पढ़ी थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था E, दैट इज द वॉइड रेशो, N दैट इज द पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड मैनी मोर. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनके बीच में रिलेशंस क्या है, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं इन प्रॉपर्टीज से वो कवर करेंगे. ठीक है, क्योंकि इन फॉर्मूले के बेसिस पर ही हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर होगा. तो स्टार्ट करते हैं. जो हमारी फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन हमारा है SE इज इक्वल टू WG. ठीक है, अब देखो हर जितने भी हमारे पास रिलेशन है, हर रिलेशन हम डेराइव नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको डेराइव करेंगे. तो पहला रिलेशन डेराइव कर लेते हैं. SE इज इक्वल टू WG. S क्या है? S हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E इज द वॉइड रेशो, W इज द वाटर कंटेंट एंड G इज व्हाट? G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूले है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो क्या थे? S इज व्हाट? लिख लेते हैं. S हमारा क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ वॉइड. ओके, E हमारा क्या है? E हमारा है वॉइड रेशो. वॉइड रेशो क्या होता है? वॉइड रेशो हमारा होता है VV बाय VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है. W हमारा क्या है? W है वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट हमारा होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. ओके. G हमारा क्या है? G हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. ओके, सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ S, E, W एंड G. तो देखो हमें इसको डेराइव करना है, तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले या राइट हैंड साइड ले, और दोनों को एक क्वांटिटी के इक्वल कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा. तो देखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज SE. ओके, S क्या है? S हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन. SE इज व्हाट? SE इज द VW अपॉन VV. E क्या है? E हमारा है मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज कैंसिल बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो बचा क्या? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1. तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको वो किसके इक्वल हो गई? वो हमारी हो गई वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं. राइट हैंड साइड क्या है? W इंटू G. राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी है W दैट इज द वाटर कंटेंट एंड G क्या है? G है स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो देखो वाटर कंटेंट क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. ठीक है, अब देखो यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट हमारा क्या होता है? यूनिट वेट हमारा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम.
तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, ये एज इट इज़ रहा WW टू द WS। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, सो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइड में है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर को लिखेंगे वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि हाँ, WS और WW भी कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट? रिमेनिंग पोर्शन इज VW अपॉन VS। इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है क्या? यस, दे बोथ आर सेम। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला? ये, और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला? ये दोनों सेम है। इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स ये रिलेशन जो हमने लिखा है ये सही है, मीन्स SE इज इक्वल टू WG। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बेसिक रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन है। तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है स्टेट लेवल के, तो एक क्वेश्चन तो इस रिलेशन से आता ही आता है। ठीक है, तो रिलेशन हम याद रखेंगे SE इज इक्वल टू WG। S क्या है? S है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। E हमारा क्या है? E हमारा है वॉइड रेशियो। W क्या है? W हमारा है वाटर कंटेंट, और G है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, SE इज इक्वल टू WG, दैट इज सहवाग। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट था। अब जो सेकंड हमारा रिलेशन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या था? फर्स्ट रिलेशन हमारा था SE इज इक्वल टू WG, बेसिक रिलेशन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हम। तो देखो, अब सेकंड के बाद जितने भी हमारे रिलेशन होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टिंग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा जनरल रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। जनरल रिलेशन है यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का। ठीक है, या बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू 1 + SE अपॉन 1 + E इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये 1 नहीं होगा, ये होगा G + SE। ओके, G + SE अपॉन 1 + E इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमारा जनरल रिलेशन है। किसका? ये है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का रिलेशन है G + SE अपॉन 1 + E इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ρW डेंसिटी ऑफ वाटर, E हमारा है वॉइड रेशियो, S हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और G हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिलेशन हुआ। उसके बाद जो थर्ड रिलेशन है हमारा ड्राई डेंसिटी का या ड्राई यूनिट वेट का। ओके, तो देखो अब जितने भी हमारे रिलेशन है ड्राई डेंसिटी का या सैचुरेटेड डेंसिटी का या सबमर्ज्ड डेंसिटी का, वो सब हम डेराइव करेंगे इसकी हेल्प से। कैसे डेराइव करेंगे? देखो, ड्राई डेंसिटी और ये है बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी में एक फैक्टर है S का मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या है कि जो हमारा सॉइल सैंपल है वो ड्राई स्टेट में है। ड्राई स्टेट में है मतलब उसकी जो सैचुरेशन है, मीन्स जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है दैट इज S, इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 करो, इसको 0 करोगे तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है? G अपॉन 1 + E मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सो यहाँ से हमारा दूसरा रिलेशन आ गया जो कि है ड्राई डेंसिटी का। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो रिलेशन है वो हमारा है सैचुरेटेड डेंसिटी का। तो गामा सेट, सैचुरेटेड मीन्स कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है वो अपनी सैचुरेटेड स्टेट में है। सैचुरेटेड स्टेट का मतलब है कि जो S है, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% है, मीन्स हम S को 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो जितने भी हम रिलेशन है वो हम डेराइव कर रहे हैं बेसिक रिलेशन से, जनरल रिलेशन से, जो कि हमारा है बल्क डेंसिटी का। तो बल्क डेंसिटी को हमें अगर सैचुरेटेड डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम S को 1 पुट करेंगे। तो G + S को 1 रखो,
G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ रिलेशन, फिफ्थ देखते हैं हम। देखो फिफ्थ रिलेशन हमारा है सबमर्ज्ड डेंसिटी का, गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज हमारा, सबमर्ज का मतलब क्या होता है? सबमर्ज का मतलब है कि जो हमारा सॉइल सैंपल है वो सबमर्ज्ड स्टेट में है। सबमर्ज्ड स्टेट का मतलब, देखो अभी इसको डेराइव करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो गामा सबमर्ज क्या होता है? गामा सबमर्ज हमारा होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, ये रिलेशन होता है। ठीक है, या तो इसको भी हम इसमें ही काउंट कर लेंगे, इसको सिक्स्थ बोल दो, दिस इज द सिक्स्थ रिलेशन। और ये रिलेशन आता कैसे है? ये रिलेशन देखो आता ऐसा है कि जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है उसके अंदर जितने भी वॉइड्स हैं उन सब में वाटर फिल है। ठीक है, वो हमारा हो गया। और अगर हम उस सॉइल का यूनिट वेट निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब सबमर्ज का मतलब क्या होता है? देखो जितने भी हमारे वॉइड्स हैं वो सब ऑलरेडी वाटर से फिल्ड हैं, लेकिन अब हम क्या करें, उसको तो बोल दिया हमने सैचुरेटेड यूनिट वेट, लेकिन हमने क्या करा, उस सैंपल को अब वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया। ठीक है, तो देखो जो भी वॉइड्स थे वो पहले से ही वाटर से फिल्ड थे, तो अब एक्स्ट्रा वाटर तो आएगा नहीं। ठीक है, वॉइड्स के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर से फिल हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर है उसको माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम डेंसिटी की फॉर्म में करेंगे, मीन्स सबमर्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे करके देखते हैं। सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? ये हमारा था G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन आया तो बचा क्या? G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस 1। एलसीएम लेके माइनस करेंगे 1 प्लस ई डिनोमिनेटर में और ऊपर G प्लस ई माइनस 1 माइनस ई, और साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हुआ क्या? तो ई से ई कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या? जो रिमेनिंग रिलेशन है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। देखो ये और ये सेम है क्या? G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये भी G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हाँ, ये दोनों सेम है। मीन्स ये कैसे डेराइव हुआ? ये डेराइव हुआ विद द हेल्प ऑफ गामा सैचुरेटेड एंड गामा W। ठीक है, तो हमारे पास 6 रिलेशन हो गए। अब जो हमारा 7th रिलेशन है वो भी ड्राई डेंसिटी का ही है। मीन्स जो ड्राई डेंसिटी का एक रिलेशन तो पढ़ लिया, लेकिन 2 रिलेशन हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो वो 2 भी देखते हैं। एक है ड्राई डेंसिटी, जो हम निकालते हैं वो होती है बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस W। W क्या है यहाँ पर? W हमारा है वाटर कंटेंट। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करते हैं हम जब हम कोर कटर मेथड परफॉर्म करते हैं, तो उस मेथड के थ्रू जो हमें जो डेंसिटी मिलती है तो वो हमें बल्क डेंसिटी मिलती है, और उसकी हेल्प से हम इसको ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा रिलेशन है ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच में। ठीक है, 8th रिलेशन भी हम ड्राई डेंसिटी का ही देखते हैं। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए इंटू G डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस WG। ठीक है, सिंपल रिलेशन है एकदम। ये क्या है? ये है परसेंटेज एयर वॉइड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये पता ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये G, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, W वाटर कंटेंट, और यहाँ से हमें निकल जाएगा जो हमारा ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, तो 8 रिलेशन हो गए हमारे, इनमें से 3 तो हमारे ड्राई डेंसिटी के ही हैं। 8th, ओके, 8th, 7th और 3rd, ये तीनों रिलेशन हमारे ड्राई डेंसिटी के ही हैं। ओके, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं 9th।
नाइन्थ रिलेशन जो है वो हमारा वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ओके, छोटा सा रिलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अगर जो ई की फॉर्म में लिखें तो ई की फॉर्म में ई इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, दोनों सेम रिलेशन है, n की फॉर्म में है और ये e की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे 9 रिलेशन हो गए। उसके बाद कोई और, हाँ, एक रिलेशन है जो कि हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, यहाँ भी देख लेते हैं कि s प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हमने डेराइव करके भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। s क्या है? s है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, a हमारा है एयर वॉइड्स, ठीक है, एयर कंटेंट, और इन दोनों का जो समेशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, सो ये हमारे जो है ये बेसिक रिलेशन है। अब इनके बेसिस पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम एक अलग से वीडियो लेक्चर शूट करेंगे और उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब रिलेशंस कवर हो गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। मींस इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती हैं और किस लिए हेल्पफुल होती हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, और कितने टाइप की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, सो हेडिंग डाल लेते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखो, इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब कि ये जो हमारी सॉइल है ये हमारी फाइन कैटेगरी में आती है या कोर्स कैटेगरी में आती है। मींस ये हमारी फाइन सॉइल है या कोर्स सॉइल है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि ये जो हमारी सॉइल है ये किस टाइप की सॉइल है। मींस ये क्या क्ले है या सैंड है या सिल्ट है। ओके, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब है इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि कौन कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं। तो एग्जांपल जैसे कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट भी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। वाटर कंटेंट, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ठीक है, वाटर कंटेंट, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम सॉइल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? अगली हमारी है कंसिस्टेंसी लिमिट्स। कंसिस्टेंसी लिमिट्स, कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। कंसिस्टेंसी लिमिट्स के अंदर हमारी आती है प्लास्टिक लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर। अगली जो हमारी है इंडेक्स प्रॉपर्टी वो हमारी है एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है, और काफ़ी सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने में। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे पहली है वो है वाटर कंटेंट। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वाटर कंटेंट की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं कि ये सॉइल किस टाइप का है और वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड है हमारे पास वाटर कंटेंट निकालने के। तो देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारा ज़्यादा सूटेबल है, और मीन्स कौन सा मेथड हमारा किस कंडीशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जी है, जी की हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने सॉइल को। ठीक है, तो देखो जो हमारा जी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए अलग रेंज में होती है, और जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज अलग होती है। ठीक है, तो देखते हैं फॉर द इनऑर्गेनिक सॉइल।
इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो हमारी जी की वैल्यू है वो लाई करती है कहाँ से कहाँ तक? इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारी लाई करती है 2.5 से 2.7 तक, ठीक है। और जो हमारी होती है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो हमारी जी की वैल्यू होती है वो लाई करती है 1.22 से 1.4 की रेंज तक, ठीक है। अब इनसे पता कैसे चलेगा? ओके, देखो आपके पास कोई भी सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल से आप जी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था कि कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं किसी भी सॉइल की। अब हमने जी की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो जो जी की वैल्यू है वो 2.6 आई, तो 2.6 आने का मतलब वो किस रेंज में लाई करती है? इस रेंज में है, इन द रेंज ऑफ 2.5 टू 2.7। इसका मतलब वो जो सॉइल सैंपल है वो हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल सैंपल है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सॉइल है वो किस टाइप का सॉइल है। तो ऐसे ही जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सॉइल है वो एक्टिव कंडीशन में है या रेस्ट या इनएक्टिव कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में है। ऐसे ही कोलैप्सिबिलिटी जो हम पढ़ेंगे, साइज डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स जो हमारे सॉइल है, सॉइल का अलग अलग टाइप का साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन्स कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेन सॉइल हो गया, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब जो हमारी जो पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है वाटर कंटेंट। तो हम वाटर कंटेंट पढ़ते हैं कि वाटर कंटेंट निकालते कैसे हैं, और जितने भी मेथड्स हैं वाटर कंटेंट निकालने के वो किस सिचुएशन में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट इज वाटर कंटेंट। ठीक है, तो देखो जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में वाटर कंटेंट को कैसे डिनोट करते हैं वो पढ़ लिया था, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था। तो वाटर कंटेंट कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल w एंड इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। याद रखना जो डिनोमिनेटर में है वो है वेट ऑफ सॉलिड, नॉट वेट ऑफ सॉइल, ओके। तो देखो जो हमारा वाटर कंटेंट है इसको निकालने के जो जितने भी मेथड्स हैं वो देखते हैं कि कितने मेथड हैं जो कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड जो हमारा है, जो हम पढ़ने वाले वो है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड। जो सेकंड मेथड है वो हमारा है पिकनोमीटर मेथड। जो थर्ड है वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। फोर्थ वन इज सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड। और जो लास्ट है जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो हमारा है अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारा है ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। देखो वैसे तो ओवन ड्राई मेथड जो है इसके बारे में मैं लगभग हर लेक्चर में बता ही रहा हूँ, लेकिन अब हम इसको पूरी डिटेल में समझेंगे कि ओवन ड्राई मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में देखते हैं। देखो ओवन ड्राई मेथड को पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो ओवन ड्राई मेथड है इसमें हम ओवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए? सॉइल को ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो देखो सॉइल भी हमारी दो टाइप की हो गई, एक हमारी हो गई ऑर्गेनिक सॉइल और दूसरी हमारी हो गई इनऑर्गेनिक सॉइल। तो जो हमारा ओवन होता है उसमें जो हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो ये देख के करते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो किस टाइप की सॉइल है। मीन्स मान लो जो सॉइल है वो इनऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों करेंगे? इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में हम यही टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ओवन के अंदर। ये इसलिए क्योंकि हमने लेक्चर में पढ़ा था प्रीवियस कि जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल के अंदर 4 टाइप के वाटर होते हैं। एक हमारा होता है ग्रेविटी वाटर, दूसरा हमारा होता है कैपिलरी वाटर, थर्ड हमारा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फोर्थ हमारा होता है स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। तो
जब हम ओवन ड्राई करते हैं इस टेम्परेचर पर, तो जो हमारे स्टार्टिंग के 3 वाटर हैं, जो कि ग्रेविटी वाटर है, कैपिलरी वाटर है और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये तीनों रिमूव हो जाते हैं। और जो हमारा स्ट्रक्चर वाटर है ये रिमूव नहीं होता, क्योंकि ये मोलिक्यूलर वाटर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस टेम्परेचर से ज़्यादा पर हीट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। और अगर हमारा एक बार स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा सॉइल सैंपल है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम ओवन ड्राई मेथड को परफॉर्म करें और इनऑर्गेनिक सॉइल के केस में बात करें तो हमें ये टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल में हम अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉइल में क्यों मेंटेन करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये टेम्परेचर की रेंज है, दिस इज फॉर द इनऑर्गेनिक वन एंड दिस रेंज इज फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल। 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा सैंड है, अगर हमारा जो सॉइल सैंपल है उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको हम कितने टाइम के लिए हीट करेंगे, उसको हम हीट करेंगे। देखो हमारे पास सैंड है, अगर सैंड है सैंपल में तो उसको हम हीट करेंगे 4 to 6 आवर के लिए, 4 to 6 आवर इसी में लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल के अंदर क्ले है तो क्ले को हम हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 आवर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेजन लेस पार्टिकल होते हैं, मींस वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन क्ले के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मींस उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब भी हम कोई सॉइल सैंपल को लेते हैं तो उसके अंदर मिक्सचर होता है, उसके अंदर क्ले भी होगा, उसके अंदर सैंड भी होगा और सिल्ट वगैरह भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लेते हैं हीट करने के लिए वो कितना लेते हैं, वो लेते हैं 24 आवर, 24 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब भी ओवन ड्राई मेथड को परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, दूसरा टाइम जो हम लेंगे वो लेंगे 24 आवर्स। ठीक है, कोई भी टाइप की सॉइल हो, सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, एक चीज़ फिक्स है कि जो हम टाइम रखेंगे वो रखेंगे कि कितने टाइम तक हीट करेंगे, वो हम करेंगे 24 आवर तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि जब भी हम हीट करते हैं तो कौन कौन से वाटर रिमूव हो जाते हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से वाटर रिमूव हो जाते हैं। ग्रेविटी वाटर रिमूव हो जाता है, कैपिलरी वाटर, और जो थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वो रिमूव हो जाता है। कौन सा रिमूव नहीं होता, स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो ये बता दिया। उसके बाद देखते हैं कि ओवन ड्राई मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं, ओवन ड्राई मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। लेट W1 क्या होता है, W1 हमारा है वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर मतलब कि जिस कंटेनर में हम अपने सॉइल सैंपल को ओवन में रखने वाले हैं उस कंटेनर का क्या वेट है, W1। W2 हमारा है वेट ऑफ कंटेनर प्लस मोइस्ट सॉइल, मोइस्ट सॉइल सैंपल, मींस W2 का मतलब है कि हमारे पास कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने वो सॉइल ले लिया जिसको हमें ओवन ड्राई करना है, मींस वो सॉइल जिसके अंदर अभी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W2 से। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज द W3। W3 हमारा होता है कि अब क्या करा हमने, W2 को उसमें रख दिया, ओवन में रख दिया, तो उसके बाद की जो कंडीशन होगी क्या होगी, वेट ऑफ कंटेनर रहेगा प्लस
वेट ऑफ उसके कंटेनर के अंदर अब क्या है, अब है ड्राई सॉइल, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। ओके ठीक है, तो देखते हैं। तो जो हमारा है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हम कैसे निकालते हैं, वाटर कंटेंट इज कैलकुलेटेड बाय, देखो वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट हमारा होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ वाटर, देखो यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकालते हैं, वाटर का वेट कैसे निकालेंगे, मान लो अगर हम W2 से W3 को माइनस करते हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, वेट ऑफ कंटेनर माइनस वेट ऑफ कंटेनर कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉइस्ट सॉइल में से ड्राई सॉइल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मॉइस्ट सॉइल में से ड्राई सॉइल माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, मींस W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय अपोजिशन में, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा होता है वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड मींस, वेट ऑफ सॉलिड मींस जो हमारे पास ड्राई सॉइल है ये हमारा आएगा W3 माइनस W1। चेक कर लो, W3 में से W1 माइनस करो तो क्या बचेगा, ड्राई सॉइल बचेगा। ड्राई सॉइल को ही हम सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज में लिखते हैं तो इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है वाटर कंटेंट निकालने का, किस मेथड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू, ओवन ड्राई, ठीक है। तो ओवन ड्राई मेथड से W1 W2 W3 और जो हमारा परसेंटेज वाटर कंटेंट आता है वो आता है W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 इंटू 100, ठीक है। तो पहला मेथड समझ गए ना कि ओवन ड्राई मेथड जो होता है, देखो ओवन ड्राई मेथड से हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये कितना टाइम लेता है, ये अप्रोक्सीमेटली 24 आवर लेता है हमें ये बताने के लिए कि ये जो आपके पास सॉइल सैंपल है इसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है, ठीक है। मान लो हमें फील्ड पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम 24 आवर के लिए अपने सैंपल को ओवन में रखें, तो कुछ क्विक मेथड भी हैं जो कि कम टाइम लेते हैं और हमें वाटर कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो वो मेथड देखते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है पिक्नोमीटर मेथड। ये जो मेथड है ये कम टाइम लेता है एज कंपेयर टू द ओवन ड्राई मेथड। कितना कम टाइम लेता है, बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा है पिक्नोमीटर मेथड। तो पहले पिक्नोमीटर मेथड देख लेते हैं। देखो पिक्नोमीटर बेसिकली क्या होता है, पिक्नोमीटर एक कंटेनर होता है, उसकी हेल्प से हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। तो पिक्नोमीटर, पहला पिक्नोमीटर कितना टाइम लेता है, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट टू 20 मिनट। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, टाइम कितना लेता है, ये लेता है 10 मिनट से 20 मिनट। एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ओवन ड्राई मेथड था इसकी जो एक्यूरेसी थी वो इससे ज़्यादा थी, मीन्स देखो हमने टाइम कम कर दिया तो किसी ना किसी चीज़ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ हुआ, एक्यूरेसी के साथ। तो जो हमारा पिक्नोमीटर मेथड है वो कम एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द ओवन ड्राई मेथड। तो सेकंड पॉइंट, लेस एक्यूरेट, ठीक है। देखो अब तीसरा कि जो हमारा ओवन ड्राई मेथड है इसको हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, क्या इसको फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको फील्ड में परफॉर्म करेंगे तो कैसे पॉसिबल है, फील्ड में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जितने भी कंटेनर्स है वो चाहिए। तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड था। लेकिन जो हमारा पिक्नोमीटर है, देखो पिक्नोमीटर को हम लैब में भी यूज़ कर सकते हैं और फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिक्नोमीटर इज लेबोरेटरी मेथड एज वेल एज फील्ड मेथड। तो पॉइंट में लिख लेते हैं लैब एंड फील्ड, मीन्स जो हमारा पिक्नोमीटर है इसको हम लैब में भी यूज़ कर सकते हैं और फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं कि हम निकालते कैसे हैं वाटर कंटेंट थ्रू दिस मेथड। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने ओवन ड्राई मेथड में कुछ टर्म्स यूज़ करी थी W1 W2 W3, तो पिक्नोमीटर मेथड में भी सेम टर्म्स यूज़ करेंगे। तो देखो ये हमारा पिक्नोमीटर है, इसमें जो यहाँ पर एक होल होता है जिससे हम वाटर को डालते हैं, ठीक है। तो ये पिक्नोमीटर है अभी एम्प्टी कंडीशन में है। एम्प्टी कंडीशन में दिस इज एम्प्टी, इसका वेट
W1 बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अब हमने क्या करा, ये जो हमारे पास पिक्नोमीटर था, इस पिक्नोमीटर के अंदर हमने अपना जो सॉइल था उसका सैंपल डाल दिया, जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो इसका सैंपल डाल दिया और इसके वेट को हम बोल रहे हैं W2। दिस इज सॉइल, ठीक है। तो W1 हमारा हुआ एम्प्टी कंटेनर, इट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 इज व्हाट, W2 इज द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल। W3 देखते हैं, ठीक है। तो W3 में क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास सॉइल था, हमने क्या किया कि इस सैंपल में वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। इस पिक्नोमीटर को हमने फुल पानी से भर दिया और इसके वेट को हम बोल रहे हैं W3। मीन्स W3 इज व्हाट, W3 इज द वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर प्लस वेट ऑफ द सॉइल प्लस रिमेनिंग पोर्शन विच इज फिल्ड बाय वाटर, ओके। उसके बाद देखते हैं W4। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा पिक्नोमीटर है इसको हम खाली करेंगे और वाटर से फिल कर देंगे और उसके वेट को हम W4 बोलेंगे, ठीक है। दिस इज वाटर, ठीक है। तो जो टर्म्स है वो समझ आ गई ना। W1 किसका वेट है, W2, W3 और W4, ओके। तो देखो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इसका है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वाटर कंटेंट। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4, W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, ओके। एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 100। So this is the formula to calculate the water content through पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। ये सारी टर्म्स हैं। अब देखो इसमें एक टर्म नहीं है, वो क्या है, वो है G। G क्या है, G हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि इस फॉर्मूले में यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपको G पता है, अगर आपको G की वैल्यू पता है, तभी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। मीन्स आपके पास कोई भी सॉइल सैंपल है और आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप इस मेथड के थ्रू वाटर कंटेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एक चीज जो कि मस्ट है वाटर कंटेंट निकालने में, वो क्या है, मीन्स इफ यू नो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी देन ओनली यूज दिस मेथड, ओके, अदरवाइज गो टू द अनदर मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड मेथड, दैट इज द पिक्नोमीटर। अब मूव करते हैं जो हमारे पास थर्ड मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट मेथड थे वो हम पहले ही कवर कर चुके, ओवन ड्राई मेथड और पिक्नोमीटर मेथड। बेसिकली जो मोस्टली हम मेथड यूज़ करते हैं वो हमारा है ओवन ड्राई मेथड, लेकिन ये जो ओवन ड्राई मेथड है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारे पास कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला हमारा है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, अब देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड बेसिकली कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो जो NaCl है तो वहाँ पर क्या होता है कि फील्ड पर जाते हैं तो हमें एकदम मॉइस्चर कंटेंट पता करना होता है। तो उस केस में हम देखो ओवन ड्राई मेथड तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम। पिक्नोमीटर मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमें सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। तो हम मूव करते हैं किसमें, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक क्विक मेथड है, पॉइंट में लिख लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है ये क्विक मेथड है और ये हमें एक रफ एस्टिमेशन देता है वाटर कंटेंट का। मींस इसकी जो एक्यूरेसी है एज कंपेयर टू पिक्नोमीटर एज वेल एज कंपेयर टू ओवन ड्राई मेथड इज़ वेरी लेस, सो लेस एक्यूरेट। ये लिख लेते हैं कि इट गिव रफ आइडिया, रफ एस्टिमेशन।
इट गिव रफ एस्टिमेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो हाउ इट वर्क्स। हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं मॉइस्चर कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट या मॉइस्चर एस्टिमेशन इक्विपमेंट। ठीक है, हमारे पास एक इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट के अंदर हम 4 ग्राम अपना सॉइल सैंपल ले लेते हैं। इसके अंदर हमने सॉइल डाल दिया, सॉइल कितना, अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम हमने इसके अंदर सॉइल डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सॉइल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉलिड पार्ट है और वॉइड्स हैं, और इन वॉइड्स में क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इन वॉइड्स के अंदर कितना मॉइस्चर है। ठीक है, हमें निकालना है वाटर कंटेंट कि कितना मॉइस्चर है। तो कैसे निकालेंगे इस मेथड से, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर है इसको इसके अंदर डाल देंगे। यहां से हमने कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर जो है इसके ऊपर डाल दिया। कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। अब कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एक गैस प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस। अब ये एसिटिलीन गैस क्या करेगी, ये एसिटिलीन गैस मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो ये कवर है इस कवर पे प्रेशर लगाएगी। तो ये जितना प्रेशर लगाएगी इतना, इसका मतलब है कि इस सॉइल के अंदर उतना प्रेशर है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि इस इक्विपमेंट के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें प्रेशर पता चल गया तो इसको हम कैलिब्रेट करते हैं मॉइस्चर कंटेंट के साथ, और प्रेशर के अलोंग मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं, जो कि हमें पता चल जाता है कि इस मेथड के अलोंग कि सॉइल सैंपल में हमारा कितना वाटर कंटेंट है। ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 4 ग्राम सॉइल लिया, उसके ऊपर हमने कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर डाला। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर डाला तो वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और एक गैस प्रोड्यूस करेगा जिसे हम बोलते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या करेगी, ये गैस जो भी हमारा कवर है, कवर पे प्रेशर जनरेट करेगी। अब उस प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलिब्रेट करेंगे किसके साथ, मॉइस्चर कंटेंट के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन से देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 react with water will give what, CaOH whole twice plus CaOH whole twice plus CaOH whole twice plus C2H। ये क्या है, ये हमारी है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जो कि एसिटिलीन गैस C2H2 एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस प्रेशर क्रिएट करेगी और उस प्रेशर को हम कैलिब्रेट करेंगे अलोंग द वाटर कंटेंट, और हमें वाटर कंटेंट का पता चल जाएगा किस मेथड से, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से। देखो क्विक मेथड है, कितना टाइम लेता है, इट टेक अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट, 5 मिनट लगते हैं, और ये एक रफ एस्टिमेशन देता है। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो 3 मेथड हम कवर कर चुके हैं। पहला हमारा है ओवन ड्राई मेथड जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। जो दूसरा है वो है पिक्नोमीटर मेथड विच इज़ लेस एक्यूरेट देन द ओवन ड्राई मेथड। उसके बाद थर्ड हमारा है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड हमारा एक रफ एस्टिमेशन देता है, लेकिन ये क्विक टेस्ट है। ठीक है, अब अगला हमारे पास है सैंड बाथ मेथड। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ओके तो अगला है सैंड बाथ मेथड। देखो
सैंड अलग टर्म है, बाथ अलग टर्म है। सैंड बाथ मीन्स जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल है हम उसको सैंड के थ्रू हीट करेंगे। ओके, देख लेते हैं। ये हमारे पास बर्नर है, ठीक है। इस बर्नर पर हमने कोई भी कंटेनर रखा, इस कंटेनर में हमने सैंड फिल कर दी और इस सैंड के ऊपर हमने अपना दूसरा कंटेनर रखा जिस कंटेनर के अंदर सॉइल सैंपल है। इसके अंदर है मॉइस्ट सॉइल सैंपल, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से हीट जाएगी, जो हीट होगी वो हीट सैंड पार्टिकल्स में जाएगी और सैंड पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस हीट को इक्वली डिवाइड कर देंगे अलोंग द सरफेस ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है। तो देखो सैंड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सैंड हमारा जो है वो हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम इस मेथड में सैंड यूज करते हैं। बात का मतलब है कि हमने सॉइल सैंपल को इसमें डिप कर रखा है, सैंड में डिप कर रखा है ताकि इक्वली हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, और हाँ, जो हमारा है सैंड बाथ मेथड, इसको हम यूज़ कब करते हैं, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ओवन प्रेजेंट नहीं होता। मान लो हमारे पास जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम ओवन का यूज़ कर सकें, तो हम क्या करेंगे, हम सैंड बाथ मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि सैंड बाथ मेथड कब यूज़ करते हैं, आंसर इज सैंड बाथ मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास ओवन अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा सैंड बाथ मेथड है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसमें हम हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मींस देखो हीट अप टू द टाइम इंक्रीज होती रहेगी, तो जो हमारा सॉइल सैंपल है उसमें एक कोई भी फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है जो कि हम कंट्रोल कर रहे थे किसमें, ओवन ड्राई मेथड में, उसके भी रिमूव होने का खतरा रहता है किसमें, सैंड बाथ मेथड में, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम ओवन में यूज़ कर सके तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सैंड बाथ मेथड। ओके, तो लास्ट मेथड जो है वो है अल्कोहल मेथड। देखो अल्कोहल मेथड, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जो हमारा होता है वो एक्चुअली में अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल क्या करता है कि जो इवेपोरेशन कैपेसिटी है, जो इवेपोरेशन का रेट है, वाटर के इवेपोरेशन का रेट, उसको इंक्रीज कर देता है। मींस हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उसमें कुछ अमाउंट अल्कोहल ऐड कर देंगे, अल्कोहल मींस स्पिरिट ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा अल्कोहल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और उसके इवेपोरेशन का रेट बढ़ा देगी। मींस कोई भी सॉइल सैंपल में अगर जो वाटर का इवेपोरेशन 2 घंटे में हो रहा है, तो अगर हम उसमें अल्कोहल ऐड करें तो वो 2 घंटे की जगह आधे घंटे में ही जितना भी वाटर उसमें से रिमूव होना था, इवेपोरेट होना था, वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल मेथड में क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, इट इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज क्विक मेथड, टाइम कितना लगता है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट। ओके, थर्ड पॉइंट, इट गिव रफ एस्टिमेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज फील्ड मेथड। देखो फील्ड मेथड क्यों है, फील्ड मेथड इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास लैब है तो लैब में ओवन होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है ओवन ड्राई मेथड ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फील्ड में हैं। तो फील्ड में ओवन तो यूज़ कर नहीं सकते, पिक्नोमीटर यूज़ नहीं कर सकते, तो इन तीनों में से जोन सा भी ऑप्शन अवेलेबल होता है हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल मेथड क्या होता है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्विक मेथड ऑफ एस्टिमेशन विच टेक अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट। थर्ड पॉइंट इज इट गिव रफ एस्टिमेशन। फोर्थ पॉइंट इज इट इज अ फील्ड मेथड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमने सबसे पहला जो पढ़ा वो पढ़ा वाटर कंटेंट का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।